मित्रों नमस्कार। एक विषय है आपके सामने है, प्रकृति का वैभव और मानव जीवन की खुशियाँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य ही क्या इस भूमंडल पर जीव जगत की जितनी भी माया फैली है, तो प्रकृति की जड़ जगत की इकाइयाँ और चेतन जगत की इकाइयों के बीच एक आपसी संबंध है, आपसी रिश्ता है। मैं कई बार कह चुका हूँ। और इस जो संबंध है, जो प्रकृति के वैभव का, हमारे जीवन में प्रकृति के वैभव का क्या रिश्ता है, इस रिश्ते को अगर बिगाड़ने का कोई काम कर रहा है तो मनुष्य कर रहा है। प्रकृति की कोई भी इकाई प्रकृति के वैभव को डिस्टर्ब नहीं करती। और ये पढ़ा लिखा मनुष्य जो अपने आप को विद्वान समझता है, वैज्ञानिक समझता है, आज की तारीख में जलवायु परिवर्तन कितनी बार आपके कानों में टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये बात आई है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि में नाना प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। विषय ये है कि जलवायु परिवर्तन के खतरे क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे कारण कौन सा है। अगर आप कारण खोजेंगे तो ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, यही उसके पीछे कारण है। इसने अपनी योग्यता का सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग किया। बचपन में आप सब लोग स्कूल गए होंगे, प्राइमरी में छोटे से बच्चे, जब बच्चा कक्षा 1 में जाता है, कितनी अच्छी शिक्षा हुआ करती थी। एक नमूना आपको बताता हूं कि प्राइमरी से शुरू होती थी मेरी एजुकेशन, और सुबह सुबह स्कूल में एक प्रार्थना होती थी। वो प्रार्थना क्या थी? वाह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावें। स्कूल में अगर किसी बच्चे ने इस प्रार्थना को आत्मसात कर लिया और बड़े होने पर भी, जब वो कक्षा 1 से स्कूल गया था, फिर पीएचडी कर लिया, फिर साइंटिस्ट हो गया, तो साइंटिस्ट होने के बाद भी अगर उसको ये प्रार्थना याद होती कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, हे परमपिता परमात्मा मुझको इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दो कि कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। जिन कर्तव्यों के लिए मेरा जन्म हुआ उन कर्तव्यों पर डट जावें, खरे उतरें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावें। यानी दूसरों की सेवा करते हुए अपना जीवन सफल बना ले। ये प्राइमरी की प्रार्थना है। आज क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ रहे हैं। मेरा जीवन खेती पर आश्रित है। क्योंकि मेरे पास कितने भी भौतिक संसाधन क्यों ना हो जाएं, लेकिन शुद्ध पीने का पानी ना मिले, शुद्ध भोजन ना मिले, शुद्ध प्राणवायु ना मिले। अभी आपने देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत। ये ऑक्सीजन की किल्लत किसने पैदा की? इस पढ़े लिखे इंसान ने। हमारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, जो प्रकृति के वैभव को बर्बाद कर दे और मनुष्य को नरक में ढकेल दे। पढ़ाई क्या इसलिए होती है
शिक्षा का मतलब स्कूलों में लिखा रहता था, आइए ज्ञानार्थ, जाइए सेवार्थ। आज भी हर प्राइमरी स्कूल में आप देख सकते हो, गेट पर घुसते ही ये 2 शब्द लिखे हैं, आइए ज्ञानार्थ, जाइए सेवार्थ। क्या हुआ? हम क्यों गए थे ये मैं जानता हूं। और स्कूल से निकलने के बाद जब नौकरी लग गई, बिजनेस में आ गए, कुछ भी धंधा करने लगे, तो हमको आना था पढ़ लिख करके सेवा के क्षेत्र में, और कहाँ लग गए? अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लग गए। पर सेवा, पर उपकार सब मैं भूल गया। क्योंकि हमारा देश गांव का देश कहा जाता है, और कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज गांव की क्या स्थिति है? अगर भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव उजड़ रहे हैं, तो इसका मतलब भारत उजड़ रहा है। और अगर गांव से पलायन हो रहा है तो समझ लीजिए भारत से पलायन हो रहा है। पुरोहित राष्ट्र, सारी दुनिया को दिशा देने वाला देश, सोने की चिड़िया वाला देश, आज कहां पहुंच गया? किसकी वजह से पहुंच गया? तो एक ही उत्तर मिलेगा। कहते तो हैं कि उस देश का, उस समाज का विकास नहीं हो सकता जिस देश में, जिस समाज में लोग अशिक्षित हों। लेकिन वर्तमान का जो तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा, आपका भी तजुर्बा, आजमा के देख लेना। हमारे देश में जो लागू हो रहा है कि जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे समाज और देश गिरता जाएगा। क्योंकि मैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जिस निमित्त मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, वो मैं भूल गया। अपनी पूरी शिक्षा का जो इंतजाम था, शिक्षा का जो मेरी योग्यता थी, वो सारी की सारी योग्यता मैंने प्रकृति को लूटने में, गरीब को लूटने में, प्राकृतिक संसाधनों को लूटने में, जैव विविधता को नष्ट करने में लगा दी। अपना आलीशान महल बनाने में, अपनी तिजोरी भरने में। आपने सुना था कभी? इतिहास बहुत नया है। 50 साल पहले डाटा उठा लीजिए आप देश के, और कोई मुझे बताए कि 50 साल पहले भी किसान का खेती में घाटा हो गया, इसलिए किसान ने आत्महत्या की। एक भी डाटा लाइए हमको। इस देश में एक भी किसान खेती में घाटा हो गया इसलिए आत्महत्या नहीं करता था। आत्महत्या लोग करते रहे होंगे ग्रह कलह के कारण, लेकिन खेती में घाटा हो गया इसलिए कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था। आज प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में अन्नदाता किसान, जिसको मैं अन्नदाता कहता हूं, जो सभी का पेट पालता है, वो अन्नदाता किसान खेती में घाटा हो गया इसलिए आत्महत्या कर लेता है। कभी अंतरात्मा से सोचना इस विषय का, इस प्रश्न का उत्तर लेना कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। इसके पीछे भी पढ़े लिखों की साजिश है, पढ़े लिखे लोगों का हाथ है। किसान को ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया हमने, मैकेनाइजेशन में, रासायनिक उर्वरकों में, फसल सुरक्षा रसायनों में, बोरिंग में, पंप सेट में, उन्नत खेती की नई नई तकनीकियां। हुआ क्या? हमने जो किसान की जो आमदनी थी, जो जीरो बजट की खेती थी, जिसको आज पालेकर जी कहते हैं जीरो बजट की खेती, शून्य लागत की खेती, और केंद्र सरकार भी कहती है परंपरागत खेती की ओर चलो। आज हो क्या रहा है? हम परंपरागत खेती की बात करते हैं, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी भी देते हैं, गौ संरक्षण की बात करते हैं, ट्रैक्टरों पर अनुदान देते हैं। कौन करता है सब? पढ़े लिखे लोग। तो मित्रों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
मैं बार बार कहता हूं, कई वीडियो मैंने कहा है कि हम इस पृथ्वी के अंतिम व्यक्ति नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मरने के बाद ये हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। मेरे मरने के बाद भी इस धरती पर लोग रहेंगे, तो वो भी अपना जीवन हंसी खुशी जी सकें। तो जो ये विषय है कि प्रकृति का वैभव और मानव जीवन की खुशियां, मानव जीवन की खुशियां प्रकृति के वैभव को नष्ट करके मनुष्य अगर अपने जीवन की खुशियों की कल्पना करता है तो ये समझ लीजिए वो रात में सपना देख रहा है। आपके जीवन में खुशियां आ ही नहीं सकती, खुशियां हैं ही नहीं। आज की तारीख में मैं बड़े बड़े लोगों के टच में रहता हूं, और जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो भी अच्छे अच्छे लोगों के टच में रहते हैं। आपके जीवन में, आपके सर्किल में जो बड़े से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, उससे पूछना, उसके घर में जाकर के उसकी जो निजी जिंदगी उस पर झांक के देखना, रोता बिलखता मिलेगा। बाहर से हो सकता है बाजार में वो थोड़े सा कपड़े अच्छा पहने हो, थोड़ा सा आपको देख के मुस्कुरा दे, लेकिन कभी उसके घर जाना, उसकी आंतरिक जिंदगी में झांक के देखना, उसके जीवन में दुख ही दुख है, और दुखों का सीधा सीधा संबंध है। प्रकृति को मैं मां कहता हूं, प्रकृति मेरा माई बाप है, और जिन बच्चों के माँ बाप दुखी होते हैं उनकी औलादें कभी सुखी नहीं रह सकती। मां, प्रकृति मां, धरती मां, उस मां से जिसको मैं कहता हूं तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे मां मुझे अंधकार से प्रकाश की। मैंने तो मां को अंधकार में ढकेल दिया, अब मुझे अंधकार से प्रकाश में कैसे ले जाएगी। पढ़ाई लिखाई का मतलब, पहला उद्देश्य, एक ही उद्देश्य है जीवन में। जो हमारा विषय है ना, खुशियों का जो विषय, बहुत छोटा है, सीधा सीधा संबंध है, एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है कि अगर प्रकृति का वैभव सलामत रहेगा तो मानव जीवन की खुशियां सलामत रहेंगी, और अगर प्रकृति का वैभव नष्ट हुआ तो इस भूमंडल पर कोई ऐसा सूरमा भोपाली नहीं है, कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो मनुष्य के जीवन में मुस्कान ला के दिखा दे। तो आइए ज्ञानार्थ, जाइए सेवार्थ, वा शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावें। हमने शिक्षा किस निमित्त ली और करने क्या लगे? सभी मित्रों से निवेदन है, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, हम खाना खाएंगे, सो जाएंगे, मल विसर्जन करेंगे, ये काम तो आम जीव भी करता है। आपने सुना होगा ना, मैंने कई बार कहा है, इस भूमंडल पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर एवं अंतिम रचना है। आपको तय करना है कि सबसे सुंदर हैं कि नहीं। कभी अपने अंतःकरण से पूछ के देखना कि क्या वास्तव में मैं इस पृथ्वी की सबसे सुंदर और अंतिम रचना हूं, तो आपका अंतःकरण आपको बता देगा। और अगर अंतःकरण मर चुका है, नहीं बता रहा, तो मैं बता रहा हूं, इस पृथ्वी पर मनुष्य परमात्मा की वर्तमान में सबसे निकृष्ट, सबसे अज्ञानी, सबसे धूर्त रचना है। क्योंकि हम कई सालों से, और जब से ये भौतिक संसाधनों का युग आया, जब से विज्ञान का युग आया, आज के 50 साल पहले परोपकार के लिए लोग जीते थे, तभी मेरे गांव जिंदा थे। बेशक घर कच्चे थे, लेकिन हंसी खुशी से रहते थे। आज सब कुछ है, गांव में सड़क है, स्कूल है, अस्पताल है, बिजली है, फिर भी पलायन है। और जब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, अस्पताल नहीं था, स्कूल नहीं था, तो गांव से पलायन नहीं था। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो गांव में कोई बेरोजगार नहीं था। और जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी बढ़ाते गए, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट बढ़ाते गए, तो भारत की आत्मा गांव में नहीं रह बसती। भारत की आत्मा धीरे धीरे शहर की ओर पलायन हो रही है। और शहरों का जीवन क्या है?
शहरों का नारकी जीवन जिसको कहते हैं, कई बार आपने एक चुटकुले के रूप में सुना होगा, नगर पालिका। तो लोग कहते हैं नगर पालिका की जगह लिख देते हैं नरक पालिका। ये नरक का जो वातावरण है, चाहे गांव में बन रहा हो चाहे शहर में बन रहा हो, इन सब के पीछे पढ़ी लिखी आबादी है। विचार केवल एक ही करना है कि हम अपनी शिक्षा का उपयोग कैसे करते हैं, उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं। सो शिक्षा का सदैव सदुपयोग होना चाहिए। शिक्षा वही जो परोपकार प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाया गया था, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जामें, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जामें। बचपन में मुझे ये प्रार्थना याद थी, 30 साल की उम्र में भूल क्यों गया। इतना ही चिंतन करना है। नमस्कार।